बच्चे आप कैमरा ऑन कीजिए, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। स्टडी मटेरियल में पेज नंबर सर बाहर है सर। पेज नंबर स्टडी मटेरियल बच्चे पेज नंबर सभी बच्चे देखेंगे 172 171 में प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट था। क्या इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? पढ़े थे बच्चे आप लोग? एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। प्रोजेक्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल चैप्टर 1 से पढ़ाइए फिर। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि ये कह रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को जो हम लोग एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, ठीक है, ये तो हम लोग को जज करना पड़ता है ना। जितने भी वेरियस मेथड है, मेथड मींस चाहे वो पेबैक पीरियड हो, चाहे वो आईआरआर हो, चाहे वो एआरआर हो, ठीक है, इन सभी को के माध्यम से हम लोग को क्या करना पड़ता है? जज करना पड़ता है कि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। यानी फ्यूचर में जो आपको काम करने वाले हैं उसके बारे में पहले से क्या करना ना, माइंड सेट कर लेना, एक डेटा, एक स्ट्रक्चर क्या करना, तैयार कर लेना। तो प्रोजेक्टेड यहां पर बैलेंस शीट करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी नो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बिजनेस, जितने भी बिजनेस है, जो भी मॉनेटरी मतलब बिजनेस में तो कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? ओनली फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ना, यस या नो? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता है। तो जिस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, इट मींस मॉनेटरी टर्म, उन मॉनेटरी टर्म को, उन मॉनेटरी टर्म के बेसिस पर, उन ट्रांजैक्शन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद एनालाइजिंग करते हैं। तो ये सभी का प्रोसेस, ये सब का टोटल प्रोसेस बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक ही रीजन है कि उसको रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन को क्या करना है? अकाउंटिंग ईयर के अंत में शो करना है। तो इसको शो करने के लिए, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो क्या हो, पोजीशन हो, ठीक है, उसको शो करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टडी मटेरियल, आपका स्टडी मटेरियल क्या कहता है बच्चे कि प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस। ये तो डायरेक्ट टैब्स पर आ गया, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा डेफिनेशन के बारे में, सिर्फ क्या कर रहा है? टैब्स के बारे में कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में, इनकम स्टेटमेंट और क्या, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट सिर्फ उसी में प्रोजेक्टेड वर्ड लगा दो, क्या लगा दो? जो वहां पर इनकम स्टेटमेंट पढ़े थे, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट क्या हुआ? वहां बैलेंस शीट पढ़े थे, यहाँ पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होगा? मतलब हम जो काम करेंगे फ्यूचर में, है ना, उसके लिए पहले से क्या कर लेते हैं? इतना मशीन लगेगा, इतना मशीन, माने एस्टिमेटेड। क्या है बच्चे? ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है? एस्टिमेटेड है। बैलेंस शीट जो बनता है वो तो एक्चुअल होता है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई भी प्रोजेक्ट को, जैसे मान लो मुझे एक मतलब लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम एक मन में एस्टिमेट बनाएंगे कि इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, कितना एसेट्स होगा, कितना हम लायबिलिटी रखेंगे, कितना हम कैपिटल लगाएंगे, कितना हम फंड रखेंगे, क्या मेरा प्रॉफिट होगा, क्या मेरा लॉस होगा, ठीक है, इस तरह से सेट करेंगे। यानी माइंड सेट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं काम के ऊपर में, है ना, अपना तत्परता दिखाते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट and income statement, a statement of cash flows and the auditor's report। auditor's report समझते हैं? जो एक ऑडिटर के द्वारा, देखिए अकाउंट का बादशाह कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए है, उनका सैलरी इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो किसी उसका पूरे कंपनी का बागडोर क्या होता है?
उसी के ऊपर में होता है, ठीक है, इसलिए उसका सैलरी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये करते क्या है, तो वो एक ऑडिटिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, ऑडिटिंग का। एक क्वेश्चन था हम लोग को ऑडिटिंग में पढ़े थे कि जो मतलब ऑडिटर होता है वो शिकारी कुत्ते के समान होता है। कैसे शिकारी कुत्ता आता है तो तुरंत सूंघ करके क्या करता है, पता कर लेता है ना। ठीक उसी तरह से एक ऑडिटर जो होते हैं जब वो ऑडिटिंग का काम करते हैं, इट मींस वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड क्या, लायबिलिटीज, ठीक है। तो इन सभी को देखते हैं। अभी देखते हैं बड़े बड़े, आपको ये पड़ता है, क्या कहता है उसको, अरे नीलाम जो होता है, ये क्या कहते हैं, छापा जो पड़ता है, रेट जो पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो भैया आपका नौकरी 20,000 का महीना है, आप 3 साल नौकरी किए और अकुत संपत्ति क्या किए, आप अर्जित कर लिए, आखिर ये पैसा कहां से आपके पास आया, क्या इसका सोर्सेस है। तो ये सब चीज जो है थोड़ा देखता है, ठीक है। और इसमें देखने के बाद वो क्या करते हैं, हाँ समझ में आया। तो ऑडिटर रिपोर्ट्स जो है वो बाय द प्रिपेयर, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ऑडिटर के द्वारा। ऑडिट रिपोर्ट सौंपा जाता है, देखा जाता है। तो ये सब तभी होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये सभी कुछ आप तभी बना सकते हो बच्चे जब आपके पास में क्या होगा, बैलेंस शीट होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस या कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी जितना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है उन सभी को हम लोग, मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आप किसको एनालिसिस करोगे, आप देखोगे ना कि प्रीवियस ईयर में जो मेरा कैपिटल था सिंपल सा है ना, कैपिटल को कहोगे, देखो जैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल कितना था, मान लो 2004 और 2000 क्या 5, अब इसका कैपिटल कितना था 5 लाख और इसमें हो गया 6 लाख। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ये कहता है कि 2004 से क्या किए 5 में करेंगे, अब इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 1 लाख रुपया इंक्रीज हो गया। अब 1 लाख रुपया इंक्रीज हो गया, इट मींस ये कितना परसेंट होगा, 20%। किसका 20%, मैंने ओपनिंग से ही कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कॉम्परेटिव ये बताता है कॉमन साइज, इसका डाटा इसके साथ और इसका डाटा दोनों का अलग अलग, कॉमन साइज ये बताता है। अगर हम रेशियो एनालिसिस की बात करें तो हम यहां पर कहेंगे ठीक है, सेल्स जो है सो 2004 में 10 लाख किए, सपोज कितना सेल्स किए 10 लाख। अब 10 लाख रुपया हम सेल किए 2004 में और 2005 में जो है सो 15 लाख सेल किए। अब इस पर जो प्रॉफिट हुआ ये मान लो 60,000 हो गया, ये मान लो कितना, कुछ भी मान लो 1,20,000 हो गया। आप कह सकते हो कि सर इसमें जो है सो कितना परसेंट हुआ, 10 लाख है कितना परसेंट हुआ, 6% ना प्रॉफिट। ये मुझे रेशियो एनालिसिस बताता है कि प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड क्या नेट सेल्स। तो ये जितना भी आप प्रोजेक्ट का जो भी आप एस्टिमेट करते हो, प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअल नहीं समझना है, यहाँ पर क्या समझना है, एस्टिमेट समझना है। और जो भी एस्टिमेट हम लोग करते हैं उसी के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, कैश फ्लो भी बना सकते हैं, फंड फ्लो भी बना सकते हैं, डेटा को एज्यूम कर दिए, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हाँ, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले माइंड सेट करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड liability side and right hand side is called assets and property side। ये according to the मतलब old approaches हम ये बच्चे तब कर रहे हैं जब बिजनेस का साइज क्या हो, छोटा हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू
टू साइड्स, बट लेकिन जहां कंपनी की बात होगी तो कंपनी तो टैचेबल पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है। तो कंपनी का जब बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो कंपनी एक्ट के तहत वो बैलेंस शीट बनता है। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? दो फॉर्म है। देखो डेटा तो आपको आएगा ही, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो चाहे पार्टनरशिप। हाँ, फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट का? चूंकि कंपनी है तो कंपनी केसेस में जो कंपनी का बैलेंस शीट बनता है वो कंपनी के फॉर्मेट में ही बनता है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर ओके, तो यहां पर क्या समझा रहे थे कि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, अकॉर्डिंग टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहो या फिर पार्टनरशिप कहो, है कि नहीं है। ये दो फॉर्म में ऐसा बताया गया है, ठीक है, कि चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या चाहे वो क्या हो, बैलेंस ये पार्टनरशिप बिजनेस हो। तो इसमें लेकिन हालांकि पार्टनरशिप एक्ट भी 1932 है, लेकिन उस एक्ट में बैलेंस शीट के लिए कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं गिवन है। लेकिन जब कंपनी एक्ट जाओगे बच्चे, तो कंपनी एक्ट को अभी 1956 से लेकर के कहां 2013 अभी जाकर देखो कितना साल चला लंबा। 1956 में जो एक्ट पास हुआ वो कब तक चला? 2013 है ना, 13 में जाकर के वो चेंजेस हुआ। अब वो हाँ बोलिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बाद कोई एक्ट नहीं है? नहीं, 1932 में उसके बाद वो चेंजेस होता रहता है बीच बीच में, लेकिन एक्ट जैसे आप कंपनी एक्ट है अब ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरह का होता ठीक ना तो मुझे पता रहता, हम पढ़ते हैं इसको बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ हम 1932 के बाद हम मेरी जानकारी में नहीं है, ठीक है। कि पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसके बाद जैसे कंपनी को बता रहे हैं ना कि 1956 था, अमेंडमेंट 2013 हुआ और 2013 के बाद अभी 2000 क्या है 21, और अभी भी वही चल रहा है, ठीक है। अब इसमें समझना ये है कि समझना क्या है इसमें, तो यहां पर ये समझना हम लोग को क्या है कि कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में जो भी बैलेंस शीट के लिए कंपनी एक्ट में स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है 2013, और उसमें दो फॉर्म बताया है कि हॉरिजॉन्टल या फिर क्या वर्टिकल, और उसमें होता यही आइटम है जो हम पार्टनरशिप में देंगे, जो हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देंगे। जितना आइटम इसमें आएगा उतना ही आइटम इसमें भी लायबिलिटी लिखते हैं, उसमें भी लायबिलिटी लिखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसमें क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब चूंकि सोल ट्रेडिंग में भी इसमें भी क्लासिफाई, लेकिन उतना डिटेल नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्ली वैसे अगर इसको नॉर्मल में हम लोग समझे तो बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? अब यहां पर लायबिलिटी को आप एक्सप्लेन करोगे तो लायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है बताओ? कि वो सारा धन, वो सारा अमाउंट जो किसी को क्या करना है, पेमेंट करना है, सिंपल ये वर्ड में। तो अब पेमेंट करना है, कब पेमेंट करना है? आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बिफोर वन अकाउंटिंग ईयर इट इज कॉल्ड क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लायबिलिटी के बारे में आप पढ़िए वहां पर बच्चे, तो सिपड़ा There are the financial obligation of an organization which it owns to other parties. A liability is an obligation which legally binds an individual or an organization to pay off its debt. For example, if A hits B car, then A is liable for the damage, and it is therefore his obligation to pay B for his damages. Liabilities include share capital, reserves, and surplus secured loans. अब देखो ओके, अब ये तो लोन की बात हो गई, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन, सिक्योर और अनसिक्योर। अब घड़ी खरीदना है, उधारी पर घड़ी खरीद लिए, क्रेडिट परचेज कर लिए, ठीक है, और उनको ये कहे कि ठीक है आप मुझे ये गुड्स दीजिए, मेरे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन इस एवज में मेरा ये एसेट्स है, ये आप रख लीजिए। जब आपको पैसा देंगे तो फिर आप मेरा क्या कीजिएगा,
हम एसेट्स बेचना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड लोन का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, लोन तो मुझे मिल जाता है बैंक से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है अदर सेक्टर की तरह। जैसे अगर अदर सेक्टर में जाओ, लोन गोल्ड लोन पर भी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में बैठा हुआ है, डिफरेंट बैंक का डिफरेंट क्या है रेट है ना। बैंक ऑफ इंडिया का अलग है, आईसीआईसीआई बैंक का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, आप जाओगे सबका अलग अलग डिफरेंट होता है। मेरा यहाँ पर समझाना है क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन, सिक्योर लोन और क्या अनसिक्योर लोन। जो विद सिक्योरिटी है, जिसमें हम मान लो कि कोई अगर मान लो होंगे किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ सिक्योरिटी बनी रख दिए। अब देखते हो लोन अगर हम गोल्ड देते हैं 1 लाख का, तो वो वैल्यू उसका कितना करता है 60%, 60,000 आपको लोन देगा। वो भी बचना चाहता है, बचना चाहता है इन द सेंस क्या कि अगर आप पैसा लेकर के भाग गए, पैसा उनको नहीं लौटाए, तो गोल्ड तो आपका है उसके पास में 1 लाख का, वो क्या करेगा बेच करके उससे यूटिलाइज करेगा। कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि नहीं हम तो चालाक निकल गए, हम तो 1 लाख का गोल्ड दिए और 60,000 हम उससे लोन ले लिए, ठीक है, और उसको क्या किए आराम से सो गए लेकर के। अब ब्याज होते 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 वो क्या होगा, मान लो उसका 25,000 रुपया ब्याज होगा, हालांकि कितना टाइम देगा नहीं वो आपको, ठीक है, वो ईच एंड एवरी टाइम आपके गोल्ड का वैल्यू करता रहता है और वो देखता है कि ये जो पार्टी हमसे लोन लिया है इसका आज के डेट में इसका गोल्ड का क्या वैल्यू है। उसमें भी कुछ परसेंटेज अपना कमीशन काट करके ही देखता है कि अगर ये पार्टी आज हमको पेमेंट नहीं करेगा तो चलो उसको नोटिस भेजो ऑक्शन का, तुरंत आपका गोल्ड क्या कर देगा वो ऑक्शन कर देगा और वो अपना पैसा क्या करेगा। इट इज कॉल्ड सिक्योर लोन। और अनसिक्योर लोन आप जानते होंगे कि जो लोन है ना विदाउट सिक्योरिटी है, क्या है देखो 2 प्रकार का हुआ ना, विद सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी। विद सिक्योरिटी इट इज कॉल्ड क्या सिक्योर लोन, और विदाउट सिक्योरिटी रहेगा इट इज कॉल्ड क्या अनसिक्योर लोन। समझ में आया बच्चे ये? ओके, तो लायबिलिटी का मतलब यहां समझ में आया, लोन भी हम लोग समझे, आगे भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, आगे भी है सिक्योर लोन। तो लायबिलिटी एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है जो क्लेम करने पर उस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि आप इंश्योरेंस केसेस में देखते होंगे, ठीक है, कि हम इंश्योरेंस करवाए हैं, ठीक है, अब इंश्योरेंस करवाए हैं तो अब उसको क्या करेंगे हम लोग देखते हैं, क्लेम करते हैं ना अपने पैसे के लिए। मैच्योरिटी डेट आ गया, समय सीमा क्या हो गया समाप्त हो गया, तो हम अपना पैसा क्या करते हैं उसको क्लेम करते हैं ना। मान लो वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन हम परचेज किए थे आदित्य विजन से और उसका हम क्या करवा लिए इंश्योरेंस करवा लिए 5 साल के लिए, ऐसा होता है ना, एसेट्स का करवाते हैं इंश्योरेंस, ठीक है, एसेट्स का ही करवाते हैं, ठीक ना। तो अब इंश्योरेंस करवा लिया, अब उसके पाली वो क्या नहीं कहता गारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड, आपको तो जानते होंगे सब चीज। मोबाइल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, नहीं देखते हैं। अब मोबाइल क्या किया पानी में गिर गया, अब 1 लाख का मोबाइल है, ठीक है, अब उस मोबाइल का क्या किया इंश्योरेंस करवा लिए, ठीक है, पानी में गिर गया, टूट गया, चोर चोरा के लेके चला गया, डैमेज फॉर क्लेम, ठीक है, तो नहीं देता है। मतलब एक एग्जांपल, पानी में गिर गया, टूट गया, उसका देता है ना, आप यही समझो, ठीक है, कि अगर मान लो कोई अगर मोबाइल है जिसका हम क्या किए परचेज किए और मुझे पता था कि ये मोबाइल ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, तो क्यों नहीं इसका हम इंश्योरेंस करवा ले टूटने उठने का, ठीक है, वो तो टर्म ऑफ कंडीशन है उस टाइम में कहता है वो इंश्योरेंस के टाइम में, ठीक है, तो वो क्लेम करेंगे ना, तो वो अमाउंट जो वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगा उसके लिए वो क्या हो गया इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्या हो गया लायबिलिटी हो गया। अब इसको क्लासिफाई किया गया बच्चे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, है ना। जैसे कि हम लोग अगर इनिशियल बेसिक पॉइंट्स समझे तो लायबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो इंटरनल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, जो उसका मेंबर है, ठीक है, ओनर्स हो गया, मैनेजर्स हो गया, तो ये सब क्या है इन्वॉल्व है। इन लोगों को जो भी पेमेंट करना पड़ेगा वो उस कंपनी के लिए क्या कहलाएगा इंटरनल लायबिलिटीज कहलाएगा। और जो थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर पार्टी को जो पेमेंट करेंगे
वो क्या होगा? ठीक है, तो ये चीज समझना है। ओके, समझ में आया ये? तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। डैमेज फॉर क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के लिए लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी दो ही प्रकार का होगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो उसका इंटरनल फैक्टर को, जो इंटरनल कोई इन्वॉल्व है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उस बिजनेस में, उसको पेमेंट करना इंटरनल हो गया। और जो थर्ड पार्टी को, जो आउटसाइडर पार्टी को पेमेंट करेगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है इंटरनल लायबिलिटीज में, देखो यहां पर बच्चे, अब बिजनेस में रिजर्व जमा करके रखे हैं कोई काम करने के लिए। रिजर्व तो दो प्रकार का होता है ना, स्पेशल रिजर्व और जनरल रिजर्व। अब मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैच फंड क्रिएट करते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, गांव सब में चलता है टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। बिल्डिंग फंड है, तो बिल्डिंग बनाने कंस्ट्रक्शन के लिए रखे हुए हैं। तो ये चीज समझना है कि किसी स्पेसिफिक वर्क को फुलफिल करने के लिए जो भी फंड क्रिएट करते हैं, इट इज कॉल्ड स्पेशल फंड। और जनरल फंड मतलब उस पैसे से क्या कर सकते हैं? कोई भी काम कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बताओ, जनरल फंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर शेयर कैपिटल इट कंसिस्ट ऑफ अथॉराइज। अब शेयर कैपिटल, आप टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े होंगे, ये कंपनी केसेस के लिए, किसके लिए है बच्चे बताओ? ये शेयर कैपिटल वर्ड, शेयर वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? कंपनीज में ना जी, पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, दोनों में तो ओनली फॉर कैपिटल ही चलता है ना। कंपनी केसेस में क्या हो जाता है? शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल होती है, जो टोटल पूंजी होती है, इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट। एक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है? बटी हुई होती है। जिस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं हम लोग? शेयर्स कहते हैं। अगर किसी कंपनी का पूंजी 5 लाख रुपया है और 100 ईच है, तो इसका मतलब कितना शेयर हो गया? 5000 शेयर हो गया। 5000 शेयर आर द रेट ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। अब इस पर टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे शेयर कैपिटल का, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल का जो भी अपना है। ठीक है, आप लोग बच्चे थोड़ा करना क्या है, इनको स्टडी करके रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।